नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मैं बैठी हूं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह के साथ, जो कि एक काफ़ी जाने माने हेमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि रक्त रोगों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब से आज हम समझने वाले हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट आखिर क्या होता है, लोग इससे इतना क्यों घबराते हैं, जबकि उन्हें घबराने की ज़रूरत शायद नहीं है, और ऐसे ही अन्य सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मगर डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करना चाहूँगी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है आखिर क्या होता है? जी हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या इसे अस्थिर मज्जा प्रत्यारोपण भी कहते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीड्योर है। यह कोई ऑपरेशन नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यह सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, तो यह एक मेडिकल प्रोसीड्योर है। और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मरीज़ का डिफेक्टिव बोन मैरो है, जो रक्त बनाने की मशीन है जिसे बोन मैरो कहते हैं, वह ख़राब हो गया है, तो उसको हम लोग किसी अच्छे बोन मैरो से या रक्त बनाने की फैक्ट्री जो होती है बोन मैरो, उससे रिप्लेस करें। तो इसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बीमारियां होती है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता होती है? जी हाँ, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वह सबसे ज़्यादा यदि हम देखें कि किन किन बीमारियों के लिए करते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन जो है वह ब्लड कैंसर है, जिसे हम लोग मल्टीपल माइलोमा के नाम से जानते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं। लिम्फोमा एक बीमारी होती है, उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है। और बीमारियां जैसे कि थैलेसेमिया मेजर हैं, एप्लास्टिक एनीमिया है, एक्यूट ल्यूकेमिया है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, तो इन बीमारियों के लिए ज़्यादातर लोगों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है। जी डॉक्टर साहब, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुनते ही लोग अक्सर घबराने लगते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है। सक्सेस रेट को लेकर भी लोगों के मन में सवाल रहता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को समझा दें कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इसका क्या प्रोसीजर है और लोगों को घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है? जी हाँ, तो मैंने शुरू में ही बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीड्योर है। जैसे कि बहुत सारे बीमारियों में कीमोथेरेपी चलती है, कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल चलते हैं, तो एक हाई डोज कीमोथेरेपी जैसी प्रोसीड्योर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और इसमें जो है वह मैंने पहले भी बताया कि यह एक प्रोटोकॉल के तहत होता है कि कौन सी बीमारी के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, उस अनुसार उस बीमारी का अलग प्रोटोकॉल है। चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड हैं, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है जो कि लोग फॉलो करते हैं। और हम लोगों ने बिहार में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट करीब 4 साल पहले स्टार्ट किया। अभी तक 26 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग कर चुके हैं सफलतापूर्वक। और इसमें दो तरह के बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं। एक तो ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें कि जो स्टेम सेल है वो हम लोग पेशेंट से ही लेते हैं, इसलिए ऑटोलोगस कहा जाता है। और दूसरा एक होता है, उसे एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। उसमें जो स्टेम सेल डोनर होते हैं वह अपने भाई बहन या कभी कभी माँ पिताजी या कुछ अनरिलेटेड डोनर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेटअप होता है, जहां मरीज़ को एडमिट करना होता है। और जो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट है वो करीब 2 सप्ताह का समय लगता है। जो एलोजेनिक है उसमें 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है। और सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मरीज़ फिट है ट्रांसप्लांट के लिए या नहीं। उसके बाद एडमिट करके फिर हम लोग डिपेंड करता है कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, करीब 6 से 10 दिन तक कंडीशनिंग कीमोथेरेपी दी जाती है, ताकि मरीज़ का जो डिफेक्टिव बोन मैरो है वह ख़राब हो जाए। और उसके बाद जो स्टेम सेल आइदर पेशेंट का है या डोनर का है, तो उसको फिर हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं। और उसके इन्फ्यूज़न के 2 से 3 सप्ताह के बाद धीरे धीरे मरीज़ रिकवर करने लगता है और उसकी बीमारी जो है वह ठीक होने लगती है। तो कितनी सफलता है यह डिपेंड करता है कि मरीज़ को कौन सी बीमारी है और पहले जो दवा दी गई मरीज़ को उससे कितने कितने अच्छे रिस्पॉन्स आए। तो इस आधार पे ही बताया जा सकता है कि कितनी सफलता है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक क्यूरेटिव इलाज है, जड़ से ख़त्म करने वाली इलाज है। जैसे कि थैलेसेमिया मेजर है, कुछ ब्लड कैंसर्स हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है। इन बीमारियों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक क्यूरेटिव इलाज है। बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे मल्टीपल माइलोमा है, इसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट नॉन क्यूरेटिव है।
लेकिन कंट्रोल की संभावना जो है वो काफ़ी अधिक होती है। तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर, अपने हेमाटोलॉजिस्ट से पहले समझें बात को कि क्या है, कितने दिन लगेंगे, कितना चांस है ठीक होने का, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कब तक जो है हॉस्पिटल में रहना होगा, हॉस्पिटल के बाद कितने दिन प्रिकॉशन लेना होगा, और उसके बाद फिर इस चीज़ को कराएं। इससे घबराएं नहीं, डरे नहीं। जी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाहूँगी कि अगर कोई मरीज़ जो है उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लिया है, तो रिकवरी के बाद उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वह कोई वन टाइम प्रोसीड्योर नहीं है। बहुत सही सवाल आपने किया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डिस्चार्ज के बाद भी मरीज़ को हम लोग जैसे कि पटना में रखते हैं। यदि ऑटोलोगस हुआ है तो 1 महीने तक कहते हैं कि पटना में रहना है, जबकि दूर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मरीज़ हम लोग के पास आते हैं। और जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है उसके लिए भी 3 से 4 महीना तक मरीज़ को रहना होता है, चूँकि रेगुलर फॉलोअप में रह सकें। चूँकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिन्हें हम लोग GVHD के नाम से जानते हैं, कुछ इन्फेक्शन है, ग्राफ्ट फेल्योर की संभावना है। तो ये सब जो है वह ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज़ को हो सकता है, इसलिए उनके लिए भी हमें फॉलोअप करना होता है। और उसके यदि कोई भी साइन दिखते हैं तो उनका इलाज अच्छे से करना होता है ताकि उनको कोई हानि ना हो। और चूँकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बहुत सारी दवाई यूज़ की जाती है, इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ किया जाता है उसके बाद भी, तो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो इसलिए उनको कोई भी क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड करना चाहिए जाना। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो इन्फेक्टेड हैं, जो खुद उनको खांसी हो रही हो, बीमार हो, उनसे दूरी बना के रहना है। और हम लोग समझाते हैं कि खाने में भी कुछ ऐसी कच्ची चीज़ें हैं या बाहर की चीज़ें बनी हुई हैं, दही है, इनको अवॉइड करना है क्योंकि उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फॉलो करना चाहिए। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उनसे आप ये समझ गए होंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, और साथ ही साथ बाकी अपने डॉक्टर से फॉलोअप करते रहें, क्योंकि रिकवरी के बाद भी कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल के जरिए भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।